चलिए दोस्तों, हम एक नए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं आज से। और आज से हम बात करने वाले हैं जॉइंट एंड बाय प्रोडक्ट के बारे में। बड़ा आसान टॉपिक है और बहुत अच्छी बातें हैं जो आपको सीखने के लिए मिलेंगी। ठीक है, सबसे पहले बात कर लेते हैं जॉइंट प्रोडक्ट होता क्या है। तो इन सबको पढ़ाने से पहले मैं आपको एक डायग्राम दिखाता हूँ। देखिए, कई बार क्या होता है, हम कोई काम करते हैं, जैसे मान लो हमने कच्चा ऑयल उठाया, कच्चा ऑयल को उठाकर प्रोसेस करा। ठीक है, तो जब हम क्रूड ऑयल को प्रोसेस करेंगे तो पेट्रोल निकलता है, डीजल निकलता है और केरोसिन और भी ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट निकलते हैं। ठीक है, तो अपन तो अभी एग्जांपल में 3 प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं, पेट्रोल, डीजल और केरोसिन। क्या हुआ, आपने एक प्रोसेस करी, कॉमन प्रोसेस करी, उस कॉमन प्रोसेस से कितने प्रोडक्ट निकल कर आए? 3 प्रोडक्ट, डीजल और केरोसिन। तो ऐसे केस में क्या होता है, जब किसी कॉमन प्रोसेस से एक से ज़्यादा प्रोडक्ट निकलकर सामने आते हैं तो उसे अपन जॉइंट प्रोडक्ट बोल देते हैं। ठीक है, अब देखना नॉर्मली पेट्रोल और डीजल जो होता है उसकी जो वैल्यू होती है वो हाई होती है, वो वैल्यू ज़्यादा होती है, जबकि केरोसिन की कीमत बहुत कम होती है। तो इन्होंने क्या करा, 2 अलग अलग नाम दे दिए। जो बड़ी वैल्यू वाले, जो हाई वैल्यू वाले प्रोडक्ट होंगे उन्हें नाम दे दिया जॉइंट प्रोडक्ट, और जो कम वैल्यू, लो वैल्यू वाला प्रोडक्ट होगा उसे नाम दे दिया बाय प्रोडक्ट। ठीक बात है। तो जब भी कोई प्रोडक्ट कॉमन प्रोसेस से बनकर निकलेंगे तो उन्हें अपन क्या बोल सकते हैं, जॉइंट प्रोडक्ट। या फिर आप ऐसा भी बोल सकते हो कि आप एक काम करो, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन तीनों को ही जॉइंट प्रोडक्ट बोल दो, और जो पेट्रोल डीजल है वो हाई वैल्यू के तो उन्हें मेन प्रोडक्ट बोल दो, और केरोसिन को बाय प्रोडक्ट बोल दो, सेकेंडरी प्रोडक्ट बोल दो, है ना, कम वैल्यू वाला है क्योंकि वो। ऐसा भी हम बोल सकते हैं, अलग अलग तरीके से लोग इसको लिखते हैं। पर अपन प्रैक्टिकल क्वेश्चन जब करेंगे तो वो नॉर्मली क्या करते हैं, जो हाई वैल्यू वाले प्रोडक्ट होते हैं उन्हें जॉइंट प्रोडक्ट बुलाते हैं, और जो लो वैल्यू वाला प्रोडक्ट होता है उसे वो बाय प्रोडक्ट बुलाते हैं। ठीक है, अच्छा, जिस पॉइंट पर ये अलग होते हैं, एक कॉमन प्रोसेस ही और 3 प्रोडक्ट अलग अलग हुए, उसको बोलते हैं स्प्लिट ऑफ पॉइंट। क्या बोलते हैं? स्प्लिट ऑफ पॉइंट, क्योंकि यहां से टूट कर ये अलग अलग हुए। ठीक है, ओके। अब आप इसको पढ़ेंगे जो ऊपर लिखा था तो वो आसान लगेगा आपको। मोर देन वन प्रोडक्ट आर प्रोड्यूस यूजिंग अ कॉमन प्रोसेस हैविंग रिलेटिवली सेम वैल्यू आर नोन एज जॉइंट प्रोडक्ट। जिनकी वैल्यू सेम होगी उसे हम जॉइंट प्रोडक्ट कह देंगे। ठीक है, बाय प्रोडक्ट क्या होगी? प्रोडक्ट रिकवर्ड फ्रॉम द स्क्रैप ऑफ द कॉमन प्रोसेस इन विच जॉइंट प्रोडक्ट आर प्रोड्यूस्ड। तो बनाए थे पेट्रोल और डीजल, उसमें जो स्क्रैप आया उससे केरोसिन भी बन गया, मतलब इसी कॉमन प्रोसेस से कुछ स्क्रैप, कुछ नॉर्मल लॉस टाइप का निकल के आया, जिसे हमने क्या बोल दिया है, बाय प्रोडक्ट बोल दिया। नॉर्मली है, लो वैल्यू का होता है। तो बहुत आसान सी बात है। ठीक है, अच्छा, आप कंफ्यूज मत होना, को प्रोडक्ट अलग होते हैं। को प्रोडक्ट का मतलब होता है जो सिमिलर इन नेचर या फिर यूज है, बट नॉट इमर्ज फ्रॉम सिंगल प्रोसेस या कॉमन प्रोसेस। जैसे कि आप सोप की बात करिए, साबुन की बात करिए, लक्स और डिटॉल दोनों का ही काम है, सेम है, लेकिन आप देखिए कि दोनों एक ही प्रोसेस से थोड़ी बने। ऐसा थोड़ी कि एक प्रोसेस करा तो इधर से लक्स निकल गया, इधर से डिटॉल, ऐसा थोड़ी हुआ है। आप पेन यूज करते हैं तो हर पेन का काम वही है, लेकिन तब भी वो एक प्रोसेस से थोड़ी ना बने। कोई पेन कोई और बना रहा है, कोई पेन कोई और ही बना रहा है। आप शैम्पू यूज करते हो, वही हेड एंड शोल्डर है और क्लिनिक प्लस है, तो काम भले ही दोनों का सेम है, नेचर भले ही सेम है, लेकिन है तो दोनों अलग अलग, एक कॉमन प्रोसेस से थोड़ी ना बने, है ना। तो अगर वो नेचर और यूज में सेम है तो आप उसे को प्रोडक्ट बुलाओगे। ज्वाइंट प्रोडक्ट बोलने के लिए मेन थिंग हमें क्या चाहिए कि कॉमन प्रोसेस से बना हुआ होना चाहिए प्रोडक्ट। ठीक है, ओके। तो ऐसे बहुत सारी जगह हैं जहां पर ऐसा होता है कि आप कॉमन प्रोसेस से मल्टीपल प्रोडक्ट निकलकर सामने आते हैं। अपन जब क्वेश्चन करेंगे, हर क्वेश्चन में एक नया एग्जांपल आएगा जिसमें हमें पता चलेगा कि कहाँ कहाँ ऐसा होता है कि जब एक ही प्रोसेस से मल्टीपल प्रोडक्ट निकलकर सामने आते हैं। ठीक है, ओके। अब बढ़ते हैं हम आगे। अब हमें सीखना क्या है? हमें सीखना ये है बेटा कि आपने देखा होगा बाजार में पेट्रोल की कीमतें सबसे ज़्यादा होती हैं, डीजल की उससे कम होती है, और केरोसिन की तो बहुत ही कम होती है। तो सवाल ये है कि हमें पेट्रोल, डीजल, केरोसिन तीनों का प्रॉफिट अलग अलग चाहिए। अब प्रॉफिट अलग अलग चाहिए तो एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि जो ज्वाइंट कॉस्ट है, मतलब जो यहाँ कॉमन प्रोसेस में खर्चा होगा, उसे कहा जाता है ज्वाइंट कॉस्ट। क्या कहा जाता है? ज्वाइंट कॉस्ट। मान लीजिए हमने कॉमन खर्चा करा 100 लाख का, ठीक बात है। अब मान लो हमने पेट्रोल बेचा सपोज 60 लाख का, और डीजल बेचा हमने मान लो 40 लाख का, और केरोसिन बेचा हमने कितने का, 20 लाख का सपोज। ठीक है, तो 100 लाख की कॉस्ट थी, और हमने ये हमारी सेल वैल्यू, पेट्रोल 60 लाख, डीजल 40 लाख और केरोसिन 20 लाख।
सवाल ही कि अगर तीनों का प्रॉफिट अलग अलग चाहिए, तीनों की सेल्स तो गिवन है, तीनों का प्रॉफिट अलग अलग चाहिए, तो हमें ज्वाइंट कॉस्ट को पहले तीनों में बांटना पड़ेगा। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि पेट्रोल, डीजल और केरोसिन तीनों में इस ज्वाइंट कॉस्ट को कैसे बांटा जाए, क्योंकि अगर तीनों का प्रॉफिट अलग अलग चाहिए तो तीनों की कॉस्ट तो हमें अलग अलग निकालनी ही पड़ेगी। ठीक बात है। तो इस चैप्टर में मेनली हम केवल क्या पढ़ने वाले हैं कि कैसे ज्वाइंट कॉस्ट को अपोर्शन किया जाएगा, अलोकेट किया जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा पेट्रोल, डीजल और केरोसिन, या फिर जो भी ज्वाइंट प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट होंगे उनमें कैसे अलोकेट करना है। हालांकि बाय प्रोडक्ट में तो इसका ट्रीटमेंट तो अलग से बताया गया है, तो वो हम चर्चा करेंगे। फिलहाल आप ऐसा मान के चलो कि कैसे ज्वाइंट कॉस्ट को हम ज्वाइंट प्रोडक्ट में अलोकेट करें, डिस्ट्रीब्यूट करें। इसके लिए बहुत सारी अलग अलग मेथड्स होती हैं, वो चैप्टर में हमें पढ़नी है। तो देखा जाए तो मेनली हम इस चैप्टर में वो मेथड्स ही पढ़ने वाले हैं कि कैसे ज्वाइंट कॉस्ट को अलोकेट करना है। ठीक है, तो उसकी मेथड्स बहुत सारी हैं। पहली मेथड दिख रही है फिजिकल आउटपुट मेथड। ठीक है, दूसरी है सेल वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट मेथड। सेल वैल्यू आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग, नॉर्मली यूज ही नहीं होता है इसका, बहुत कम यूज होती है। ये मेथड क्या कहती है अपन समझेंगे। नेट रियलाइजेबल वैल्यू मेथड मतलब एनआरबी मेथड, कंट्रीब्यूशन मार्जिन मेथड, रिवर्स कॉस्ट मेथड, कांस्टेंट ग्रॉस मार्जिन मेथड। बस ये 5-7 मेथड हमें इस चैप्टर में पढ़नी है। इसके अलावा चैप्टर में कुछ खास नहीं है, बड़ी आसानी से हो जाएगा। ठीक है, ओके। तो अपन एक एक मेथड पर चर्चा करना शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं फिजिकल आउटपुट मेथड की। फिजिकल आउटपुट मेथड की इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम यूनिट के आधार पर बांट देंगे। जैसे मान लो आपका ये डायग्राम दिख रहा है आपको, मान लो अपन बोल दें कि इसकी 10,000 लीटर पेट्रोल तैयार हुआ, 8,000 लीटर डीजल तैयार हुआ और 2,000 लीटर केरोसिन तैयार हुआ, जो भी तैयार हुआ। तो एक काम करो, आप क्या कर दो, यूनिट्स के आधार पे बांट दो, वॉल्यूम के आधार पे बांट दो। ये होती है आपकी कौन सी मेथड, फिजिकल आउटपुट मेथड। ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटिटी आपको बांटना है। ये मेथड आपको बड़ी आसानी से समझ में आ जाएगी। मैं एक क्वेश्चन कराऊंगा, आपको सब समझ में आ जाएगा। अभी थोड़ा सा बेसिक आपको दे रहा हूं, है ना। क्वांटिटी के आधार पे बांटना है। व्हेन ऑल प्रोडक्ट, कब यूज करना है, व्हेन ऑल प्रोडक्ट आर ऑफ ऑलमोस्ट सेम वैल्यू, सबकी वैल्यू सेम है तो ठीक है, क्वांटिटी के आधार पे बांट दो, है ना। मान लो सबकी वैल्यू ऐसी आ जाती है कि भाई पेट्रोल 60 लाख का, डीजल भी 60 लाख का और दूसरा कोई प्रोडक्ट है वो भी 60 लाख का, सपोज, तो क्वांटिटी के आधार पे बांट दो तीनों में। ठीक बात है। तो अगर सारे ज्वाइंट प्रोडक्ट की वैल्यू सेम है तो अपन क्या करेंगे, क्वांटिटी के आधार पे बांट सकते हैं। या यूं कहोगे जब सेल्स वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट अवेलेबल नहीं होगी तब, मतलब आप सही मायने में आप भी जानते हो कि जैसे मान लो पेट्रोल की कॉस्ट सबसे ज़्यादा होती है और डीजल की कॉस्ट उससे कम होती है, तो ज़्यादा खर्चा उसे बियर करना चाहिए कायदे से जिसकी वैल्यू ज़्यादा है। जैसे आप सोचो आपके घर में आपके पापा लोग 2 भाई हैं, बड़े भाई और छोटे भाई। तो अब देखना जब भी कोई प्रोग्राम हुआ तो ज़्यादा खर्चा किसने करना चाहिए, उसने करना चाहिए जिसकी अर्निंग ज़्यादा है। ठीक है, ज़्यादा क्वांटिटी किसे करना चाहिए, जिसकी अर्निंग ज़्यादा है। तो यहाँ पर भी आप ऐसा सोच सकते हो कि ज्वाइंट कॉस्ट ज़्यादा बियर किसने करना चाहिए, जिसकी इकोनॉमिक वैल्यू बाजार में ज़्यादा है, उसको ज़्यादा कॉस्ट बियर करना चाहिए। तो आप देखना हमें क्वांटिटी में बांटने वाली मेथड तब लगानी है जब हमें सेल वैल्यू अवेलेबल ना हो। जैसे आप इस डायग्राम में देखो, अगर ये सेल वैल्यू अवेलेबल है 60 लाख, 40 लाख और 20 लाख, अगर ये अवेलेबल है तो इसके आधार पे बांट दो। अगर ये अवेलेबल नहीं है तो यूनिट के आधार पे बांट दो। समझ पा रहे हैं आप, मतलब आपको इतना तो समझ में आ गया होगा कि बेटर मेथड कौन सी है, सेल वैल्यू के आधार पे आप बांट दो। स्प्लिट ऑफ पॉइंट आप जानते हैं, ये स्प्लिट ऑफ पॉइंट है ना। स्प्लिट ऑफ पॉइंट पर सेल वैल्यू जो भी है या तो इनके आधार पे बांट दो, और ये नहीं है तो क्वांटिटी के आधार पर बांट दो, है ना। तो देखो ये रहा अपना फर्स्ट मेथड। अगर सेल्स वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट अवेलेबल नहीं है तो क्वांटिटी के आधार पे बांट देंगे। ठीक है, ओके। अच्छा, अगर कुछ लॉस होता है, इसमें कुछ लिखा है देखो, लॉस विल ऑल्सो बी डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द सेम बेसिस अमंग ऑल प्रोडक्ट। अगर कभी लॉस हो जाता है, जैसे मान लो जब आपने इनपुट डाला था, सपोज यहाँ पर अपन बात करें, आपने 10,000 और 10,000, 8,000, 18,000 तो 20,000, मान लो आपने 21,000 क्रूड ऑयल प्रोसेस करा और जबकि आउटपुट कितना आया 10,000, 18,000, मतलब 8,000 तो 18,000 और तो 20,000, तो 1,000 यूनिट का लॉस हो गया। तो उस लॉस को भी हम इसी प्रपोर्शन में बांट देंगे। किस प्रपोर्शन में, यूनिट्स के प्रपोर्शन में। ठीक है, तीनों में, मतलब 1,000 यूनिट का लॉस हुआ ना, 21,000 की जब 20,000 ही आउटपुट आया है, तो जो 1,000 का लॉस होगा उसको हम 10,000, 8,000 और 2,000 के प्रपोर्शन में बांट देंगे। आप इतना लोड मत लो इस बात का, जब क्वेश्चन आएगा तो आपको बहुत ईजिली ये बात समझ में आ जाएगी, है ना। अभी एक अंडरस्टैंडिंग दे रहा हूँ, प्रैक्टिकल करेंगे तो एकदम मजा आएगा, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा।
दूसरी मेथड है सेल्स वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट मेथड। तो इसमें क्या है भाई, ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स वैल्यू हम कैसे बांटेंगे, सेल्स वैल्यू जो भी होगी स्प्लिट ऑफ पॉइंट तो उसके आधार पर बांट देंगे, जैसा कि मैंने अभी पहली मेथड में बताया। और अगर ये अवेलेबल नहीं होती तो हम यूनिट के आधार पर बांट देते हैं। क्यों ऐसा करते हैं, इसका कारण मैंने लिख कर बता दिया है। ऑब्वियसली द प्रोडक्ट विच हैज हाई इकोनॉमिक वैल्यू शुड बियर हाई ज्वाइंट कॉस्ट, जिसकी वैल्यू ज्यादा है उसको ज्यादा कॉस्ट बियर करनी पड़ेगी यार। या वी कैन से दैट द प्रोडक्ट विच हैज हाई इकोनॉमिक वैल्यू दिस मस्ट हैव हैपेंड बिकॉज मोर वॉज स्पेंट ऑन दिस प्रोडक्ट। अरे यार ऐसा मान लो, हम ऐसा भी तो बोल सकते हैं कि अगर कोई चीज बाजार में महंगी बिक रही है और कोई चीज सस्ती बिक रही है तो नॉर्मली हमारे अंदर क्या आता है कि जो वस्तु महंगी बिक रही है उस पर खर्चा भी ज्यादा हुआ होगा, तभी तो वो महंगी बिक रही है। तो ऐसा भी हम सोच सकते हैं ना। हालांकि इन सब बातों की कोई ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी क्वेश्चन करते समय, केवल अंडरस्टैंडिंग के लिए बता रहा हूँ कि क्यों ऐसा होता है। जिसकी वैल्यू ज़्यादा उसे ज़्यादा जॉइंट कॉस्ट बियर करनी पड़ेगी, या यूँ कहो कि जिसकी वैल्यू ज़्यादा है वो ज़्यादा इसलिए है क्योंकि उस पर खर्चा ज़्यादा हुआ है ना। ओके, तो दो मेथड हमारी यहाँ पर खत्म होती है। जब क्वेश्चन कराऊंगा तो बड़ी आसानी से आपको आ जाएगा ये। फिर है NRV मेथड, नेट रियलाइजेबल वैल्यू मेथड। इसमें हम क्या करेंगे, देखो ये इस डायग्राम से समझा देता हूँ। मान लीजिए आपने कुछ ज्वाइंट कॉस्ट लगाई, कॉमन प्रोसेस में आपने दो प्रोडक्ट बनकर सामने आए, JP1 और JP2, ठीक है। फिर आपने क्या करा, JP1 को फर्दर प्रोसेस करा तो फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट लग गई 5 लाख। JP2 को आपने फर्दर प्रोसेस करा, 6 लाख रुपए का खर्चा और करा और प्रोसेस करके प्रोडक्ट बनाया आपने। तो JP1 क्या बन गया, सुपर JP1, JP2 क्या बन गया, सुपर JP2, ठीक है। और इनकी वैल्यू कितनी हो गई है, ये हो गई है 10 लाख और ये हो गई है 12 लाख, ठीक है। तो फर्दर प्रोसेस करने के बाद इनकी जो वैल्यू है वो आपके सामने आ चुकी है। अच्छा, आपने देखा ये जो है ये स्प्लिट ऑफ पॉइंट कहलाता है। स्प्लिट ऑफ पॉइंट पर JP1 और JP2 थे, फर्दर प्रोसेस क्या करा तो क्या बन गया वो सुपर JP1 सुपर JP2 है ना। अब क्या है NRV मेथड क्या कहती है, NRV मेथड कहती है कि अगर आपके पास यहां सेल्स वैल्यू अवेलेबल ना हो, कहां पर, यहां पर स्प्लिट ऑफ पॉइंट पर आपके पास सेल वैल्यू नहीं है, JP1 की सेल वैल्यू और JP2 की सेल वैल्यू आपके पास अवेलेबल नहीं है, होती तो क्या करते, होती तो उसी आधार पर बांटते। सबसे अच्छी मेथड जो इंडस्ट्री में पॉपुलर है वो क्या है कि भाई मान लो इसकी वैल्यू है 2 लाख, इसकी वैल्यू है 3 लाख, तो क्या करूं, मान लो ज्वाइंट कॉस्ट का खर्चा हुआ था 4 लाख का, तो 4 लाख के खर्चे को 2 और 3 के प्रपोर्शन में बांट दो, सबसे अच्छा तो यही है। पर मान लो ये अवेलेबल नहीं है, NRV मेथड क्या कह रही है, सेल्स वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट अवेलेबल नहीं है, तो एक काम करो, बोले फर्दर प्रोसेसिंग पर तो है ना सेल वैल्यू अवेलेबल, फर्दर प्रोसेस करके सेल वैल्यू आएगी 10 लाख JP1 की और 12 लाख JP2 की। तो एक काम करो, इसको अपन इन वैल्यू को यहीं पर लाते हैं उठाकर, ठीक है। तो सेल वैल्यू अवेलेबल नहीं है स्प्लिट ऑफ पॉइंट पर, तो हम आगे जाकर उसे पीछे ले आएंगे। कैसे लाएंगे, सेल वैल्यू 10 लाख है और खर्चा किया गया था 5 लाख, ठीक है। 5 लाख का खर्चा करने के बाद ही 10 लाख का बिका ना ये, तो 10 लाख माइनस 5 लाख, कहीं ना कहीं हम ऐसा बोल सकते हैं कि नेट रियलाइजेबल जो स्प्लिट ऑफ पॉइंट पर है वो 5 लाख है, मतलब हम 5 लाख रियलाइज कर सकते हैं, ठीक है। और ऐसे ही यहाँ पर देखो आप 12 लाख में से 6 लाख की फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट घटा दो, तो एक तरीके से नेट रियलाइजेबल वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट कितनी आ गई, 6 लाख। तो कहीं ना कहीं हमने क्या कर दिया कि स्प्लिट ऑफ पॉइंट पर सेल्स वैल्यू अवेलेबल नहीं है, तो हमने क्या कर दिया, उसको निकाल दिया। हालांकि ये एग्जैक्ट नहीं है, मतलब स्प्लिट ऑफ पॉइंट पर ये है नहीं, लेकिन हम एक अंदाजा लगा रहे हैं कि अगर आगे जाके ये 10 लाख था और इसमें 5 लाख घटा दो, तो मतलब कहीं ना कहीं यहाँ इसकी वैल्यू 5 लाख के बराबर रही होगी। यहाँ 12 लाख का है, 6 लाख का खर्चा करने के बाद 12 लाख का बिक रहा है, मतलब कहीं ना कहीं यहाँ वैल्यू उसकी 6 लाख की रही होगी। तो ऐसे करके हम NRV निकाल देते हैं और उसके आधार पर खर्चे को बांट देते हैं। सर आप बताओ ना सबसे अच्छी मेथड कौन सी है। बेटा अपन ऐसा नहीं बोल सकते हैं, अलग अलग प्रोडक्ट के केस में, अलग अलग इंडस्ट्री के केस में अलग अलग टाइप की मेथड लग जाती है ना। और फिर हमसे तो जो मेथड लगाने को बोला जाएगा वो हम लगाएंगे, ठीक है। अच्छा, इन्होंने एक्सप्लेन भी करा है कि NRV कैसे निकालना है। इन्होंने लिखा है सेल्स वैल्यू आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग में से आप प्रॉफिट मार्जिन घटा दो, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस घटा दो, अदर फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट घटा दो, तो आपकी NRV आ जाएगी, ठीक है। तो उसे हम क्या नाम दे सकते हैं, डीम्ड सेल्स वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट। जैसे मैंने बताया ना, ये यहाँ से आप कहाँ आ गए, इनको घटाकर आप कहीं ना कहीं यहाँ पर आ गए, है ना। यहाँ पर मैंने एक ही खर्चा घटा के बताया है, फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट। अगर मान लो सेल्स वैल्यू परसेंट क्या बोलते हैं उसको, प्रॉफिट मार्जिन होता, तो इसमें से पहले प्रॉफिट घटाते, फिर और कोई खर्चा होता तो वो भी घटाते, कुल मिलाकर यहाँ से बीच में जो भी खर्चे हो सब घटा के और यहाँ ले आओ। आपको ऐसा करना है, रटना नहीं है, यहाँ की वैल्यू को यहाँ की वैल्यू को यहाँ लाना है,
तो उसमें बीच में जो भी कुछ लगा हो वो सब घटा के आपको यहाँ तक लाना है। और ऐसे क्वेश्चन तो आपको कहीं दिखेंगे भी नहीं, है ना। ओके, यूज व्हेन सेल्स वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट इज नॉट अवेलेबल। ये कब यूज करना है? जब स्प्लिट ऑफ पॉइंट की वैल्यू आपको ना दे बने। ठीक है, मैं एक क्वेश्चन कराऊंगा, आपको पूरी बात आसानी से समझ में आ जाएगी। अभी आपको लोड लेने की जरूरत नहीं है। अच्छा, आगे और भी मेथड्स हैं, पर जब हम ये 3 मेथड के एग्जाम्पल समझ लेंगे उसके बाद हम इसे स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ओके।